असर्शन रीजन देगा तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स, बट रिवाइज करा देगा आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट चैप्टर से, जो शायद आपके काम 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और शुरू करते हैं हम 20 टॉप एक्सपेक्टेड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स 2024। तो शुरुआत करने से पहले मैं बदलना चाहता हूं आपका नजरिया असर्शन रीजन के प्रति। सर्शन रीजन को ऐसा मत सोचो पता नहीं कौन सी 2 स्टेटमेंट सर इंग्लिश की डाल दी सर, मेरी तो जिंदगी खराब कर दी सर, मेरे से तो होती नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है बेटा, 2 नंबर है, 2 नंबर में कुछ नहीं जाने वाला और 2 नंबर लेने बहुत आसान है। बोर्ड में बहुत आसान क्वेश्चन आने वाला है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना है। अपने थॉट प्रोसेस में डालना है कि सर्शन रीजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स हैं और वो 2 स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, आपको यही पता लगाना है। 3 बातें हो सकती हैं, पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी स्टेटमेंट गलत। दूसरा ऑप्शन हो सकता है पहली स्टेटमेंट गलत, दूसरी स्टेटमेंट सही। और तीसरा ऑप्शन हो सकता है दोनों स्टेटमेंट सही। जब दोनों स्टेटमेंट सही होंगी तब आपको देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है, कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं है। ये कहने का मतलब आपको चेक करना है इनके बीच में एक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला पहली स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट में मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया, बिल्कुल सही लिख दिया, दोनों सही हो गए। मगर क्या दोनों का कोई रिलेशन है? पहले में डिस्टेंस फॉर्मूला की बात हो रही है, दूसरे में सेक्शन फॉर्मूला की बात हो रही है, कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने ऐसी कोशिश करनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं पहले क्वेश्चन पे, तब आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, फटाफट से 20 क्वेश्चन खत्म करते हैं और असर्शन रीजन के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस में से उम्मीद करते हैं हमारे एग्जाम में वो 2 क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है क्या 2 नंबर्स का HCF और LCM 24 और 900 हो सकता है? हमने कहा हमें कैसे पता? उसको पता करने की एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, 900 को मतलब LCM को HCF से डिवाइड करना है और ये देखना है क्या वो पूरा डिवाइड हो जाता है। इसलिए देखना है क्योंकि याद रखना मेरी बात, HCF LCM का बेटा है, HCF LCM का ही पार्ट है, HCF LCM से ही निकलता है। तो जब उसी का पार्ट है तो उससे डिवाइड होना चाहिए ना। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। 2 से गया 450/12, फिर 2 से गया 225/6, फिर 3 से गया 75/2 और ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारी पहली स्टेटमेंट जो असर्शन है वो गलत है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर पहली स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी? सही होगी। तो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, डी पार्ट हमारा सही आंसर हो गया। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं, चाहे पढ़ लो। LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF। यस, दिस इज ट्रू। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इफ LCM इज 60, LCM of 60 and 72. What is 60? 60 is A. What is 72? 72 is B. LCM दिया हुआ है। कहता है HCF क्या 12 होगा? हमने कहा अच्छा ये वो बात कर रहा है। 360 into 12 LCM into HCF is equal to A into B. Yes, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर आप ध्यान से देखो तो yes 4320 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। यस, ये सेटिस्फाई हो रहा है। LCM into HCF is equal to A into B होता है, बिल्कुल ठीक। assertion is true। रीजन को देखते हैं। LCM into HCF is A plus B। फॉल्स, गलत, रीजन गलत है। A is true but R is false क्योंकि रीजन होना चाहिए था A into B। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है इज इट अ कॉम्पोजिट नंबर? यस, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्यों ये कॉम्पोजिट है? क्योंकि बेटा अगर 2 नंबर में आ गया, ध्यान से समझ लो, आपने ऊपर से 7 कॉमन लेना है। 3 into 5 into 1 plus 1। अब आपको पता है ये 7 और ये हो गया 15 plus 1 16 और ये 2 नंबर इस नंबर के फैक्टर हैं और into 1 लिखा आपने तो 3 फैक्टर हो गए। और जिस भी नंबर के 3 फैक्टर होते हैं वो एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। मतलब जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। और यही बात उसने लिखी हुई है, अ कॉम्पोजिट नंबर हैज फैक्टर्स 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। यस, 2 से ज्यादा फैक्टर, बिल्कुल ठीक बात। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्या दोनों का कोई रिलेशन है? यस, ऊपर भी कॉम्पोजिट नंबर की बात हो रही है, नीचे भी कॉम्पोजिट नंबर की बात हो रही है। यस, तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपको समझ में आ रही होगी बात यार, सर मजा आ रहा है। अरे देखते जाओ पूरा। पेशेंस इज दी की। आज की जनरेशन में एक ही चीज की कमी है, पेशेंस है ही नहीं। शॉर्ट्स, रील्स, पेशेंस लूज करते जा रहे हो आप। पेशेंस के साथ चीजों को समझो।
अगले 5, 7, 10, 15 मिनट में मैं सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। कहता है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। 1 0 इज रेसिप्रोकल, मतलब एक अल्फा एक 1 बाय अल्फा। कहता है देयरफॉर k इज इक्वल टू, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाय ए, c बाय ए। तो c क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखो c क्या है। c है अकेला नंबर कौन है? k माइनस 3, मगर k माइनस 3 तो है, साथ में माइनस भी है, और अपॉन 5 a, और ये गया तो ये आ गया 1, 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आया? 5। 5 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3, और प्लस 3 उधर जाके क्या हुआ? माइनस, और ये आ गया 2, और माइनस इधर गया, माइनस 2 इज इक्वल टू के। यस, असर्शन इज ट्रू। और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाय ए। गलत, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाय ए। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो assertion is true, reason is false, C part is the right answer। चलते हैं अपने फटाफट अगले क्वेश्चन पे। कहता है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। क्या a1 by a2 बराबर नहीं है b1 by b2 के? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। a1 क्या है? 5 और 7। क्या ये बराबर नहीं है 3 by -5 के? 3 by -5 नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब, और रीजन में क्या कहता है? द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन गिव्स इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by a2। गलत, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बिल्कुल ठीक, सी पार्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्राइंगल से। देखो क्वेश्चन कहता है अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे। मगर अगर क्या दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर होंगे क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम शेप होनी चाहिए बट साइज डिफर कर सकता है। सिमिलर, दिखने में सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम शेप और सेम साइज। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्या? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उनके दो एंगल बराबर होंगे, और दो एंगल बराबर करते सिमिलर हो गए, ए सिमिलैरिटी रूल से। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल ठीक बात है। बट द सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ठीक है, तो हमने कहा दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, ये उसी का रीजन है। तो हमारे पास ए पार्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने कहा ये कैसे चेक करें यार कि पॉइंट्स कोलिनियर है? अब बड़ी बात ध्यान से सुनना, कोलिनियर पॉइंट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ए बी निकाला और उसमें बी सी को प्लस किया तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर ए बी सी पॉइंट्स हैं तो तीनों एक ही लाइन में है, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो सिमिलर है, नहीं आया तो नहीं है। ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो डिस्टेंस ए बी, चलो बी के पास 2 - 3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 - 3 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, प्लस -3 एंड -10 मतलब -3 + 10 हो गया 7, 7 का स्क्वायर इज 49, और ये आ गया रूट। प्लस बीसी को देखते हैं, बीसी सी के पास 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 माइनस माइनस प्लस √49 और √1 + 49। AC AC चलो सी के पास 1 - 3 -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 - 10 4 + 10 कितना हो गया? 4 + 10 कितना हुआ? 14, 14 का स्क्वायर इज 196 √। अब ये देखो, ये आ गया √50 प्लस √50 इज इक्वल टू √200। आओ जरा चेक करते हैं, √50 को क्या लिख सकते हैं हम? 5√2 प्लस 5√2, और ये कितना आ गया? 200 को लिख सकते हैं 100 × 2 मतलब 10√2, और आ गया ना 10√2 इज इक्वल टू 10√2। यस, थोड़ा मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे सॉल्व करने के कोई मार्क्स नहीं मिलने, इसलिए मैंने फटाफट सॉल्व किया और मैंने देखा रही तो बराबर आ गए, तो असर्शन तो सही हो गया। और 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। यस, ट्रू। तो हमने कहा बोथ आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वैल्यू ऑफ 8 सेकंड स्क्वायर माइनस 8 tan स्क्वायर। अरे 8 कॉमन लो, और हमें पता है सेकंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है 1 और -3 8, और ये हो गया 1 - 3, आंसर आ गया 5। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट।
secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज 1, बिल्कुल ठीक, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और हमने जो ऊपर अप्लाई किया वही नीचे बात हो रही है, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. यस, समझ आ रहा होगा आपको. क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बच्चों ने कह दिया सो नहीं है, किसने कह दिया हाँ है. अरे यार थोड़ा दिमाग तो चलाओ, ये दिया किस लिए भगवान ने? चलाने के लिए. देखो, ये अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलता हूं तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x. ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर आमने सामने कट जाएंगे, और जैसे ये कट जाएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट क्या होगी? गलत. दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी? सही. पहली गलत, दूसरी सही. डी इज द राइट आंसर, और दूसरी सही भी है. देख लो, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट. मैंने आपको कह दिया आप पक्का पेपर में पास हो जाओगे, या आपने कहा सर मैं पक्का मैं आज पबजी खेलूंगा, बीजीएमआई खेलूंगा, तो यार श्योर इवेंट हो गया ना, उसकी प्रोबेबिलिटी तो फायदा क्या निकालने का, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी. तो ये बात बिल्कुल ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1. और याद रखना प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड कैन बी 0 कैन बी 1. बिल्कुल ठीक बात है दोनों. और दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ये अलग बात है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात है, ये श्योर इवेंट के ऊपर बात है, तो दोनों ट्रू है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दो प्लेयर है सानिया एंड अशनाम प्ले अ टेनिस मैच. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.79. ये 0.79 है, दिस इज 0.79 एंड दैट ऑफ अशनम इज 0.21. दिस इज 0.21. तो 0.79 और 0.21 दोनों की प्रोबेबिलिटी जीतने की है, ठीक है. तो आपने कहा सर इसका मतलब, मैंने कहा इन दोनों का सम 1 होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम हमेशा 1 होता है, इस बात को याद रखो. बिल्कुल ट्रू बात है दोनों, और इसकी ये सही एक्सप्लेनेशन है इसकी. तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर. याद रखना कि जब भी हम दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को प्लस करते हैं आंसर इज ऑलवेज 1. जैसे कि मैंने कहा एक कॉइन मैंने टॉस किया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. दोनों को प्लस करो, आगे ना 1. तो इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 13 हमें कहता है टू आइडेंटिकल क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड. दो क्यूब्स को मैंने एक साथ ज्वाइन किया. देखो ये दो क्यूब्स थे, मैंने ज्वाइन कर दिया. आपने कहा सर हुआ क्या? मैंने कहा ये एक क्यूबॉइड बन गया. कहता है क्या इस क्यूबॉइड का एरिया 12a² होगा? हमने कहा ये कैसे पता लगाएं? आओ जल्दी से पहले क्यूबॉइड का एरिया का फॉर्मूला देखते हैं. क्यूबॉइड का एरिया होता है 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh. 2 हमने कॉमन ले लिया तो हुआ lb प्लस bh प्लस lh. आपने कहा सर बिल्कुल ठीक, मगर ये lbh क्या है? मैंने कहा क्यूब की साइड है a. अगर इस क्यूब की साइड a है दोनों क्यूब्स की, तो इसकी लेंथ हो गई 2a क्यूबॉइड की. देखो सोचो, a प्लस a, और ब्रेथ तो a ही रहेगी और हाइट भी a रहेगी. तो याद रखना जब दो क्यूब्स को मिलाया जाता है तो उनकी लेंथ बदल जाती है बट विड्थ और हाइट सेम रहती है. तो यहां पर वैल्यू डाल देते हैं 2l, l की जगह 2a. 2a इंटू b इज a प्लस b a इंटू h a प्लस l 2a इंटू h a. तो ये क्या हुआ? ये हुआ 2 और 2a² प्लस a² प्लस 2a², और ये हो गया 2 इंटू 5a² विच इज इक्वल टू 10a². तो हमारा एसर्शन हो गया गलत, तो रीजन हो गया ट्रू. तो एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज. तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 550. यस बिल्कुल ठीक है, अगर आप एपी लगाओगे और एसएन निकालोगे तो आपका यही आंसर आएगा. बिल्कुल ठीक है. और याद रखना सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2. दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. बस इसलिए आपको नई बात बतानी थी, आज बता दी. इस फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो भी 550 ही आएगा. चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. बोथ आर ट्रू एंड दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19. मतलब आपको दिया हुआ है l प्लस b प्लस h, दिया हुआ है 19. कहता है डायगोनल दी हुई है उसकी. डायगोनल का मतलब l² प्लस b² प्लस h² अंडर रूट
इज इक्वल टू 5√5। ये बात याद रखना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने की स्क्वायरिंग, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो आप। ये आ गया 25 इंटू 5 125। बिल्कुल ठीक। कहता है बताओ इसका एरिया क्या होगा। हमने कहा एरिया निकालने के लिए हमें एलबीएच पता लगानी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। आपने कहा सर एरिया अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलबीएच चाहिए। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, हमने कहा एलबीएच कैसे निकालें? तो अब आपने मेरी बात ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 कॉमन एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच। आपने कहा सर छोड़ो एलबीएच अलग अलग क्या निकालने, इस पूरे की वैल्यू निकाल दो कहीं से। मैंने कहा इस पूरे की वैल्यू, अगर आपको क्लास 9th याद है तो आपके पास एक फॉर्मूला था, पता है क्या? यहां पे देखना, आपके पास एक फॉर्मूला था L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, और A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए मतलब L और H, L और C मतलब H। मैंने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू है आपके पास 19, तो 19 का हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास 125, और प्लस 2 ले लो कॉमन, और क्या आ गया? 2 ले लिया हमने कॉमन, LB प्लस BH प्लस LH। और अब आप इस पूरे की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 361 हो गया माइनस 125 इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस LH, और यही है आपका आंसर। 361 में से 125 माइनस करो, आएगा 236, और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही आंसर आ गया। और लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड मतलब CSA 2L प्लस बी होता है, बिल्कुल ठीक। ऊपर हम TSA निकाल रहे हैं, नीचे हम CSA की बात कर रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखा आपने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय SN। SN आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SN आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n। कहता है बताओ इसका AN क्या होगा। हमने कहा यार AN, अगर SN से AN निकालना है तो AN के लिए मुझे पता है क्या चाहिए? मुझे चाहिए A और D, क्योंकि AN होता है A प्लस N माइनस 1D। तो हमने कहा A और D कैसे निकालें? मैंने कहा N को 1 डाल दो। N को जब 1 डालोगे तो S1 आएगा। अब आपने कहा सर S1 क्या होता है? मैंने कहा S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगी? पहली टर्म ही तो होगी। तो N को 1 डाला तो S1 आया, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, और S1 आ गया हमारे पास 3 माइनस 4 माइनस 1। आपने कहा सर S1 ही बराबर होगा A के, तो A हो गया -1। भाई फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट टर्म ही तो होगी यार, तो खुद सोचो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, होगी बात, समझ आ गई। तो आपने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा N को 2 डाल दो, तो क्या आएगा? S2 आएगा। 2 आ गया। S2 क्या होगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, बिल्कुल ठीक बात है। और S2 क्या होगा? S2 ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 8। S2 हो गया 4। अब आपने कहा सर A2 कैसे निकालूं? मैंने कहा A2 निकालने के लिए आप क्या करो? S2 माइनस S1। याद रखना A2 जब SN गिवन होता है तो AN निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए SN माइनस SN माइनस 1, बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला। तो A2 क्या हुआ? S2 माइनस S1। तो ऐसे ही अगर A2 निकालना है तो 4 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब A2 हो गया आपका 5। और अब आपको निकालना है D, और D क्या होगा? A2 माइनस A, और 5 माइनस ऑफ माइनस 1, और D आ गया आपका 6। जब D6 आ गया और A माइनस 1 आ गया, अब AN निकालने से आपको कौन रोक सकता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और A इज इक्वल टू -1 प्लस N माइनस 1, D इज इक्वल टू 6। यहाँ 6 डाल दिया हमने, और ये आ गया -1 प्लस 6N माइनस 6, और ये आ गया 6N माइनस 7 इज योर फाइनल आंसर।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सीखा। जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 10th टर्म ऑफ एन एबी इज 41। हमने कहा 10th टर्म मतलब a10, a10 41 दिया हुआ है। a10 का मतलब a + 9d इज इक्वल टू 41। बिल्कुल ठीक। देखते हैं सही है कि नहीं है। फर्स्ट टर्म 5 है, 5 और कॉमन डिफरेंस 4 है। 9 × 4 36 और 5 41। बिल्कुल ठीक बात है। nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों बिल्कुल ठीक है। क्या इसी से हमने ये बात हो रही है? यस। दोनों रिलेटेड है? यस। तो बोथ आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि a10 निकालने के लिए आपने an का फॉर्मूला ही लगाया है। यस, वेरी गुड। तो आपने कहा सर 18th क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। अब एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब 365 डेज। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 365 डेज का मतलब 364 डे प्लस 1 डे। 364 डेज का मतलब 52 वीक्स प्लस 1 डे। वो इसी एक दिन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। और लीप ईयर में 352 वीक्स प्लस 2 डेज आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर 366 डेज होते हैं। तो यहां आएगा 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो आपको पता है आप 52 हफ्ते नानी के घर थे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, बट आपको वो 2 दिन नहीं पता, वो एक दिन नहीं पता। वो एक दिन क्या होगा? 7 में से ही तो होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इन्हीं 7 में से एक दिन होगा। और ये 2 दिन किस में होंगे? ये 2 दिन भी उन्हीं 7 दिन में से होंगे। तो क्या लीप ईयर में 53 संडे, मतलब ये एक दिन संडे है लीप ईयर में, सॉरी लीप ईयर में ये एक दिन संडे है। हमने कहा एक दिन तो हो ही नहीं सकता। संडे के साथ या तो मंडे होगा या संडे के साथ सैटरडे होगा। इस 2/7 बिल्कुल ठीक, 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दो में से कोई भी एक दिन की प्रोबेबिलिटी 2/7 ही होगी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर है 53 संडेज 5/7। गलत, इज 1/7। तो याद रखना, लीप ईयर में 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 3 coins are tossed together, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सैंपल स्पेस इज 8। यस, कैसे? 2 to the power n का फॉर्मूला याद रखो। 2 to the power 1 एक कॉइन टॉस हुआ, 2 आउटकम्स। 2 to the power 2 दो कॉइन टॉस हुए, 4 आउटकम। 2 to the power 3 3 कॉइन टॉस हुए, 8 आउटकम्स। बिल्कुल ठीक, दोनों ट्रू हैं और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पे कहता था मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 20 से 25। मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको निकालना होता है CF। अब CF क्या होगा? ये होगा 5, ये होगा 5 + 9 14, ये होगा 26, ये होगा 36 और ये होगा 44। अब n लास्ट वैल्यू ऑफ CF इज n। तो n/2 करो, n/2 कितना आया? 22। अब 22 किसके पास होगा? 5 के पास नहीं होगा, 14 के पास नहीं होगा, 26 के पास होगा। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। ये है आपकी मीडियन क्लास। तो ये हो गई आपकी मीडियन क्लास और बिल्कुल ठीक बोला है उसने। और अगर आप रीजन की बात करो तो रीजन में कोई मीडियन की बात नहीं हुई। वो कह रहा है क्लास इंटरवल विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज द मॉडल क्लास। यस, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास होती है। बिल्कुल ठीक बात है दोनों, बट उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे खत्म होते हैं हमारे 20 assertion रीजन के क्वेश्चंस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।